ऐतिहासिक बना रहे। मित्रों, महसूस कर रहा हूँ वो शायद इस सच से जुड़ा है कि आज इस पत्रिका के लोकार्पण से दिल्ली की दरिद्रता कुछ कम हुई है। ये जो महानगर है इसका अपना वजूद है और हम सबके बावजूद है और रहेगा भी, लेकिन पाकिस्तान की सरहद से लेकर के नेपाल की सरहद तक फैली जो एक भाषा है उसके प्रवाह में ये बीच में एक जैसे अंधेरे टापू की तरह से बनता जा रहा था। और पिछले दशक डेढ़ दशक में तो जैसे कोई बाढ़ में सब कुछ बिगड़ रहा हो, डूब रहा हो, वैसा हिंदी की रचनाकारों के बीच में भाव फैल रहा था। कभी कभी किसी बुजुर्ग से मुलाकात होने पर पूछता था कि आपका इधर लेख नहीं दिखाई पड़ा, तो वो बहुत दुख से कहते थे कि किसके लिए लिखें, मेरा तो लेख अमुक ने लौटा दिया। मैंने कहा आपका लेख लौटा दिया? क्या ऐसा आपने लिखा था? क्या करें, क्या बताएं क्या लिखा था उसमें। और उससे फिर आपको संकेत मिलेगा कि चूंकि अब लहर करवट दूसरी हो गई तो अब इसलिए वो लेख या संपादक दूसरे हो गए तो इसलिए उस लेख की प्रासंगिकता नहीं रह गई। या आपने पूछा कि इधर कुछ ज़्यादा आया नहीं, तो कहा किसके लिए लिखें, कोई पढ़ता भी तो नहीं है। हिंदी में अंग्रेजी के अनुवाद से सब कुछ चल रहा है और जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और आप सभी विश्वविद्यालय वाले लोग हैं, आपके भी विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं आपको तो मालूम ही है। जो सिविल सर्विस की तैयारी में काम आए वो तो पढ़ने लायक है और जो नहीं काम आए वो फिर नहीं पढ़ने लायक है। लेकिन आज मैं पिछले एक हफ्ते से इस पत्रिका के आनंद भाव में सराबोर हूँ। इस बीच में मेरे पास कुछ विद्यार्थी आए जिनको अभी अभी एमफिल में डिग्री मिल गई है। उन्होंने कहा आगे क्या पढ़ें, पीएचडी किस पे करें। मैंने कहा पहले इस पत्रिका को ले जाओ और इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें जो लेखक छपे हैं उनके आनंद का वर्णन तो वही करेंगे, लेकिन भरपेट लिखने वाली पत्रिका की एक जगह जैसे बन गई है। 3-3 पेज के लेख इसमें 800 से 1200 के बीच में ही रहिएगा, ऐसा उधर से संपादक जी का आग्रह रहता है। अब प्रश्न जटिल है, मुद्दे उलझे हुए हैं। 800 से 1200 शब्दों के बीच में वो धूमिल के शब्दों में कहें कि इस कविता में इस तितली के पंख में पटाखा लगा कि क्रांति कैसे पैदा कर दूं। ना आपको पढ़ने का अवकाश है, ना उनको छापने का अवकाश है। लिखने का मेरे पास जरूर बल है, लेकिन मेरे लिए स्थान नहीं। तो आपने इस पत्रिका को जिन्होंने भी अभी देखा है, मैं कहूँगा कि इसको पढ़ने पर आपको सचमुच एक आत्मविश्वास होगा। अपनी जो मेरी पीढ़ी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की पीढ़ी है और जितने आवेग के साथ हम लोगों ने अंग्रेजी के साइन बोर्ड पर ढेला मारा था, अलकतरा लगाया था और उसके बाद डिग्रियां फाड़ी थी और उसके बाद अंग्रेजी की अनिवार्यता से इनकार किया था और विश्वविद्यालय प्रशासन से लेके राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकारों को झुकाया था, उसका एक परिणाम तो जरूर हुआ कि यूपीएससी में न सिर्फ हिंदी में आप बोल सकती हैं बल्कि हिंदी से पैदा व्यक्ति वहाँ पर परीक्षक भी हो सकते हैं। और उसके प्रवेश द्वार पर महादेवी जी का बड़ा सुंदर वाक्य हिंदी में देवनागरी में लिखा हुआ, वो तो परिणाम हुआ। लेकिन इधर जो दरिद्रता हुई, छीजन हुई कि एक जेब तो भर गई लेकिन दूसरी जेब कट गई। अंग्रेजी वापस आ गई, बड़ी तेजी से आ गई और हम लोगों के कारण आई, बंगालियों के कारण नहीं आई, मलयालियों के कारण नहीं आई, तमिल भाषियों के कारण नहीं आई, हमारे कारण आई, क्योंकि हम मूलाधार थे उस अस्मिता की, उस चेतना की, देशी भाषा की, सहजता के हम वाहक थे। आज ये पत्रिका आपको वापस उस रास्ते पर करीब करीब ये यू टर्न है और मैं समझता हूँ कि अब जिसकी जेब में कलम है वो उससे कहेगी इस पत्रिका को पढ़ने के बाद कि हे मूढ़मती अब मुझे चलने दे, क्योंकि अब तेरा गुण ग्राहक आ गया है। अगर अब आप किसी सवाल को विस्तार के साथ उठाना चाहेंगे, बेलाग रखना चाहेंगे, और मैं जैसा उदय प्रकाश जी ने कहा हम लोग करीब करीब एक ही पीढ़ी के हैं, हम लोग अब पराजित पीढ़ी के होने के नाते धीरे धीरे अपनी आंख थोड़ी झुका के चलते हैं बीच बाजार में।
लेकिन क्योंकि मुद्दे तो हैं और हम भी हैं, और मुद्दे और उलझ गए और हम जहाँ के तहाँ हैं, हम और श्रीमान हो गए, तो फिर वो योद्धा कहाँ गया, आपकी वो तलवार कहाँ गई, आपकी वो ललकार कहाँ गई? जो आपने कहा कि ले धागा और सिल ले अपनी जुबान, करीब करीब वही माहौल है। उसमें इस पत्रिका में 3-4 लेख ऐसे हैं जिनको पढ़ करके अब बगैर उसका जवाब लिखे बगैर उससे तो नहीं रहा जा रहा। ऐसे प्रश्न आपने उठाए, ऐसे सलीके से आपने उनको स्थान दिया है, अवकाश दिया है, आधार दिया है। यही खूबी थी, चाहे वो दिनमान था जिसको पढ़ के हम लोग बच्चों से वयस्क हुए, किशोर हुए और फिर सक्रिय हुए, या कल्पना थी या और भी पत्रिका। इसकी जो, हालांकि मैं जिनको मैंने पत्रिकाएं दी हैं, ये जेएनयू वाले शोध छात्र छात्राओं को, अब मैं अगले हफ्ते उनसे रिपोर्ट लूँगा कि इसकी प्रस्तुति कैसी है, क्योंकि इसमें आजकल चलन हो गया है कि आजकल वो एक रंगीन कलम आती है जिससे कि अगर एक पूरा पन्ना है तो 3 लाइन काम कीजिए, उसको रंग से ऐसा कर दीजिए तो पढ़ने लायक हो जाता है। अगली बार पढ़ते समय खाली उतना ही 3 लाइन, हाईलाइनर कहते हैं, हाईलाइटर कहते हैं, वैसा भाव इसमें नहीं। इसमें बिल्कुल वो ईपीडब्ल्यू की शैली में या सांचा की शैली में, इसको मैं चाहूँगा दिनमान वाली शैली रहे, जिससे कि मेरे जैसे कुछ थके हुए पाठक भी इसको पढ़ सकें। और आकर्षक बनाने के लिए आपको वस्तु से, अंतर वस्तु से समझौता नहीं करना है, खाली जो आपने जिक्र किया टेक्नोलॉजी को थोड़ा और अवकाश देना है कि इसको और पठनीय बना लो, जैसे वो हमारे दोस्त हरिवंश प्रभात खबर में कर लेते हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि इस पत्रिका के कारण एक सचमुच मुनादी हो रही है, और जो ये छापामार तरीके से पत्रिका निकाली इसका मैं गवाह हूँ। श्री किशन खालजे चाहते थे कि इसमें एक समग्र संवाद के रूप में एक किसी वरिष्ठ चिंतक से बातचीत की जाए, तो कुछ ऐसा बना कि बात बन नहीं पाई, तो इन्होंने कहा चलिए कम से कम मुलाकात ही कर ली जाए। मुलाकात तो हो गई, उसके साथ कुछ मिष्ठान आया, कुछ नमकीन आया, कुछ प्रेम भाव आया। अब उसके बाद इन्होंने तुरंत अपने कहा कि सर तो ये सवाल है और इनका जवाब हम लोग करेंगे। तो उनका हाँ ठीक है, बिल्कुल आराम से किया जाएगा। थोड़ा पूरबिया भाव है, जिनके पास हम लोग गए थे, और पूरबिया थोड़ा सा नोटिस तो चाहता ही है। मौसम जब आता है तो पहले से मुनादी होती है कि अब होली आने वाली है, 7 दिन पहले से बनारस में गालियाँ शुरू हो जाती हैं, और ससुराल में, मायके में कोई जाता है तो होता है कि चलते समय इनको थोड़ा गुलाबी रंग से नहला दो, क्योंकि होली अब फगुआ आने वाला। तो जो फगुनहट का माहौल है वो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने जेब में से अपना मोबाइल निकाला, और वो गाउन पहने हुए थे आचार्य, तत्काल उनका चित्र भी ले लिया। और वही चित्र यहाँ पर प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी का इसमें आप देखेंगे, बिल्कुल सहेज घरेलुआ बस्ती मेहदावल वाले भाव में। और फिर इन्होंने मुझसे कहा कि पाप तो आपका है कि पहला अंक आ रहा और इसमें समग्र संवाद कुछ बना नहीं, आप ही के भरोसे मैं था, अब क्या होगा? तो अब आपको इसका गैप पूरा करना पड़ेगा। और मेरे जैसे लिख लोढ़ा पत्थर आदमी से इन्होंने कहा कि अब तुम इसको योगेंद्र सिंह का कम से कम जो वैचारिक योगदान है उसका छोटे में ही सही एक कर दो। और देखते देखते योगेंद्र सिंह जी का एक आलेख बन गया। करीब करीब यही शैली श्री रघुवीर सहाय की थी। मैं विद्यार्थी था, मेरे जैसे तमाम विद्यार्थी, जो अब मैं तो नहीं उधर गया, लेकिन जो आज बड़े पत्रकार हैं, उनसे जब रघुवीर जी से आप मिले नहीं कि आपको उनकी खबर बन जाती है, कहेंगे वहाँ बैठ जाइए, चाय आ रही है, ये कलम लीजिए, कागज लीजिए और इसका विस्तार कर दीजिए। उस भाव से अगर किशन खालजे निकल पड़े हैं, और इसमें वर्तिका जैसी बहुत अनुभवी सरसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, इन्होंने जितनी यात्राएं कर ली हैं, मैं समझता हूँ कि कई शिखरों से ये अपने को वाबस्ता कर चुकी है। मैंने इनको मासकॉम में देखा, मैंने इनको आकाशवाणी में देखा, लोकसभा टीवी में देखा, और अब ये एक बड़े चैनल में है। अगर ये इनके साथ जुड़ी हैं और उसके साथ फिर मणिंद्र ठाकुर जैसे लोग, पागलपन खाली किशन खालजे ही की ठेकेदारी इस बार नहीं है, इसमें कई पागल जुड़े हुए हैं जो ये समझते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। आप भी हैं? मैं तो पुरानी टीम का पागल हूँ, जिसमें कि लोग कहते हैं कि जब आप सो रहे थे तब तक एक नई दुनिया पैदा हो गई, और आपको उस दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं। हर साल आप जयप्रकाश मेमोरियल लेक्चर कराते हैं। जयप्रकाश जी के गुजरे 1979, उसके बाद 3 पीढ़ियां आई और चली जा रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया,
आप जिक्र करते हैं कि बड़े भारी क्रांतिकारी हुआ करते थे, A.K. गोपालन, अरे वो सब नाम अब नहीं है यहाँ पर। वो जैसे कहते हैं फाइल इरेज हो गई पूरी की पूरी। हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए हमारे पिछले पराजित इतिहास का स्वाधीनोत्तर पराजय, ये भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग की त्रासदी है, खासतौर पर हिंदी इलाके के बुद्धिजीवी की। बंगाली तो फिर भी कुछ दम के साथ ठोक सकता है हाथ कि हमने सब आजमाया और कुछ किया हमने, मलयाली भी कह सकता है। लेकिन ये जो उर्दू हिंदी वाले की दरिद्रता है, इस पराजित भाव के माहौल में जो आपने ये टीम बनाई है, इनमें से कईयों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। गिरीश मैं नहीं देख पा रहा हूँ, गिरीश भाई हैं बैठे हुए हैं। अच्छा हैं, ये भी इनको तो जेनेटिक प्रॉब्लम है। इनके बड़े भाई A.N. सिन्हा में थे और अच्छा खाते पीते थे, प्रोफेसर होते फिर डायरेक्टर होते। उन्होंने अपने साथ डॉक्टर विनयन को अपने कमरे में बैठा लिया A.N. सिन्हा में। और डॉक्टर विनयन क्रांतिकारी माओवादी JP आनंद, उनका भी एक लिखित इसमें है। वो हिंदी का जो जितना सत्ता प्रतिष्ठान है उसमें पता नहीं कैसे कांच के महल में इस बैल को घुसने का मौका मिल गया। अब ये सारे मानदंडों को चुनौती दे रहे हैं वहां बैठकर, और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में एक आवेग पैदा करें। करीब करीब वही योगदान उनका जो नामोर जी का था, जब वो JNU जैसे शीश महल में तशरीफ ले आए बनारस से और जाने कहाँ से होते, और उन्होंने हिंदी को एक नए ओज से भर दिया। बनारस में हिंदी पढ़ना मतलब अगर किसी विषय में दाखिला न मिले, मेरी सोशियोलॉजी में भी न मिले तो हिंदी में दाखिला मिल जाता था। लेकिन JNU में हिंदी पढ़ना मतलब अपनी अस्मिता के संघर्ष में योगदान करना। ऐसा माहौल बना दिया 2-4 लोगों ने मिलकर के। वही मुझे लगता है कि ये अगर कोई पत्रिका लोक चेतना का राष्ट्रीय मासिक बनने का संकल्प लेके उतरी है, तो ये लोक चेतना इस समय अभिव्यक्ति नहीं पा रही। जो मास मीडिया था वो क्लास मीडिया बन गया। लोग बेचैन हैं लेकिन बेबस भी हैं। क्या करें, इसको ना खरीदे तो क्या खरीदे, अखबार तो पढ़ना ही है भाई। अखबार में अब क्या निकल रहा है इससे मुझसे क्या मतलब। अब नई पीढ़ी सवाल पूछती है, क्यों ये अखबार मेरे घर में आता है, पिताजी बताइए या माताजी बताइए। हम लोग कहते पुरानी आदत है, जा नहीं रही है, तो वो कहते हैं कि हम जाके इंटरनेट पर जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे, जो पठनी है, जो ये परोस रहे हैं ये हमको नहीं चाहिए। वहां पर आप एक नीर छीर विवेक वाला मंच बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।